हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। इसके पिछले वीडियो हम लोग देखे थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। देखिए, उसके आगे आज देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसको हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक। इसका कुछ बेसिक तथ्य देख लेते हैं पहले। जैसे देखिए, पिता का नाम सिहाउद्दीन, पिता का नाम क्या था? सिहाउद्दीन था। पिता का नाम सिहाउद्दीन था। उसके बाद मूल नाम क्या था? अली गुरसप। मूल नाम क्या था? अली गुरसप, अली या गुरसप, या एक ही में अली गुरसप। उसके बाद देखिए, उपाधि इसने धारण किया था सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था, सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। उसके बाद आगे देखिए, इसके द्वारा मतलब प्रमुख कार्य, जैसे हौज खास अलाई दरवाज़ा तथा श्री का किला निर्माण करवाया था। हज़ारा खंबा मस्जिद भी बनवाया था। उसके बाद आगे देखिए, प्रमुख सेनापति, इसके प्रमुख सेनापति में कौन कौन था? जैसे नुसरत खां, कौन? नुसरत खां, अल्प खां, मलिक काफूर, जफ़र खां और उलुग खां, ये प्रमुख सेनापति था। उसके बाद देखिए मंगोलों का आक्रमण करने के पीछे कुछ कारण होता है। जैसे कारण क्या था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मंगोल के साथ संधि कर लेता है। ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ना, ये मंगोलों के साथ संधि कर लेता है और संधि के दौरान अपनी पुत्री का विवाह चंगेज खां के वंशज उल्लुग खां के पोते से करवा देता है। ठीक है, तो इस कारण से ये दोनों के बीच में संबंध अच्छा हो जाता है। परंतु क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हत्या कर देता है। इस कारण से मंगोल लोग भड़क जाते हैं और इसके खिलाफ लगातार 7 बार आक्रमण करते हैं। देखिए, उसके बाद देखिए प्रथम आक्रमण 1297 से 98, 1297। उसके बाद देखिए मंगोलों का आक्रमण। इसके पीछे कारण क्या था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मंगोलों के साथ संधि कर लेता है और अपनी पुत्री का विवाह चंगेज खां के वंशज उल्लुग खां के पोते से करवा देता है। इस दौरान ये लोग के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाता है। परंतु क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हत्या कर देता है। इस कारण से मंगोल लोग भड़क जाते हैं और इसके कारण ये मंगोल लोग 7 बार आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। जिसमें देखिए प्रथम आक्रमण 1297-98 में कादर खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कादर खां के नेतृत्व में करता है। परंतु जफ़र खां आक्रमण को विफल बना देता है। जफ़र खां इस आक्रमण को विफल कर देता है। उसके बाद अगला देखिए 1299 में तुगलक ख्वाजा, 1299 में तुगलक ख्वाजा के नेतृत्व में आक्रमण होता है, परंतु इसको भी विफल कर देता है। इस आक्रमण को भी विफल कर देता है। पर इस आक्रमण में क्या होता है कि जफ़र खां मारा जाता है। इस आक्रमण में जफ़र खां मारा जाता है। जफ़र खां किस युद्ध में मारा जाता है? 1299 में जो आक्रमण हुआ था उस दौरान मारा जाता है। उसके बाद 1303 में तारगी बेग के नेतृत्व में आक्रमण होता है। 1303 में तारगी बेग के नेतृत्व में आक्रमण होता है और ये आक्रमण को भी विफल कर दिया जाता है अलाउद्दीन के सेनाओं के द्वारा। उसके बाद आगे देखिए 1304 अली बेग एवं ख्वाजा तारा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अली बेग एवं ख्वाजा तारा के नेतृत्व में आक्रमण किया जाता है, परंतु इस आक्रमण को भी विफल कर दिया जाता है। सातवां एवं अंतिम आक्रमण मंगोलों का, सातवां आक्रमण इकबाल बद्र के नेतृत्व में होता है। परंतु इस आक्रमण को भी विफल बना दिया जाता है। यानी 7 आक्रमण जो मंगोल लोग करते हैं, 7 आक्रमण को विफल कर देता है अलाउद्दीन खिलजी और इसके सेनापति। उसके बाद आगे देखिए उत्तर भारत का अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत के अभियान में देखिए गुजरात विजय। पहले हम लोग देखेंगे किसको? गुजरात विजय। उस टाइम गुजरात पे जब आक्रमण करता है तो उस टाइम गुजरात के शासक कौन रहता है? कर्णदेव बघेला रहता है। तो इस युद्ध में क्या होता है? कर्णदेव बघेला हार जाता है और यहाँ गुजरात से
भाग जाता है, अपनी पुत्री देवल रानी के साथ कहाँ चल जाता है, देवगिरी चल जाता है। भागकर कहाँ चल जाता है, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के पास चल जाता है। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के पास चल जाता है, यानी भागकर यहाँ आ जाता है देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के पास शरण ले लेता है। और इसकी पत्नी कर्णदेव बघेला की पत्नी जो कमला देवी रहती है, इसको अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ दिल्ली ले जाता है। उसके बाद देखिए इसी अभियान के दौरान खंबात की खाड़ी से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा जाता है। समझे, 1000 दिनार में खरीदा जाता है। उसके बाद आगे देखिए, गुजरात विजय करने के पीछे इसका मतलब मेन मकसद क्या था कि गुजरात क्या था, एक बंदरगाह था। गुजरात में क्या था, बंदरगाह था। वहाँ से व्यापार हुआ करता था, समुद्रिक व्यापार हुआ करता था, तो उस पर अधिकार जमाना चाहता था, यानी आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था गुजरात, इसको जीतना। उसके बाद आगे देखिए चित्तौड़ अभियान 1303 में। चित्तौड़ अभियान के दौरान देखिए वहाँ का शासक राणा रतन सिंह रहता है। कौन रहता है, राणा रतन सिंह। मेन उद्देश्य क्या रहता है, मेन उद्देश्य राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती या पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है। पर यहाँ पे क्या होता है, राणा रतन सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं, यानी धोखे से मार दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि इनकी पत्नी सहित 1000 स्त्रियां जौहर कर लेती है। क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है, यानी आग के कुंड में अपने आप को दहन कर लेती है ये लोग, 1000 स्त्री और ये पद्मावती या पद्मिनी। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या करता है, खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। क्या करता है, खिजराबाद कर देता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। और यहाँ पे अपने बड़े पुत्र को ये खिज्र खां को यहाँ का सूबेदार बना देता है। यहाँ का क्या बना देता है, सूबेदार बना देता है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद दक्षिण भारत के अभियान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसके सेनापति मलिक काफूर को रहता है। जैसे देखिए दक्षिण भारत के अभियान में विंध्य पर्वत को पहली बार दिल्ली सल्तनत के कोई शासक पार किया था। यानी इसके पहले जो शासक थे वो लोग विंध्य पर्वत से पार तक नहीं गए थे, यानी पार तक अपने क्षेत्र को विस्तार नहीं किए थे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी विंध्य को पार करके यहाँ तक पहुँच जाता है। कहाँ, यहाँ तक, दक्षिण भारत तक, मदुरा तक पहुँच जाता है। देखिए सबसे पहले इसको जीतता है देवगिरी में यहाँ यादव वंश रहता है। कौन सा वंश, यादव वंश। उसके बाद वारंगल को जीतता है। वारंगल में काकतीय वंश रहता है। कौन सा वंश, वारंगल में काकतीय वंश। उसके बाद द्वार समुद्र को जीतता है। द्वार समुद्र में होयसल वंश। उसके बाद मदुरा को जीतता है। मदुरा में पांड्य वंश। देखिए क्रम से जीता, पहले इसको जीता, फिर इसको जीता, फिर इसको जीता, फिर इसको जीता, धीरे धीरे जीतते यहाँ पहुँच गया। अब देखिए ये लोग के हार के पीछे क्या कारण था कि ये लोग के बीच में आपसी कटुतापूर्ण संबंध था, यानी एक दूसरे पे आक्रमण करते रहते थे हमेशा, और एक दूसरे को हराने में ये लोग तुर्कों का साथ लिया करते थे। इसके वजह से ये लोग आंतरिक रूप से कमज़ोर थे, समझ गए। और इसका फ़ायदा कौन उठा लेता है, अलाउद्दीन खिलजी उठा लेता है। अब देखिए बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से। देखिए देवगिरी पे कौन सा वंश था, यादव वंश। देवगिरी में यादव वंश। शासक कौन था, शासक रामचंद्र देव। इस युद्ध में क्या होता है, रामचंद्र देव हार जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देता है। क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। परंतु मलिक काफूर पकड़कर इसे दिल्ली ले आता है। दिल्ली लाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी इसके साथ उदारपूर्वक बर्ताव करते हैं। उदारपूर्वक बर्ताव करने के कारण क्या होता है कि इनको जीता हुआ क्षेत्र पुनः वापस लौटा देते हैं। बदले में नियमित नजराना फिक्स कर देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी, इनकी एक पुत्री थी, उससे विवाह कर लेता है। पुत्री से विवाह कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिए, उसके बाद
वारंगल में कौन सा वंश? काकतीय वंश। वारंगल में कौन सा वंश? काकतीय वंश। यहाँ पे आक्रमण करता है 1309 से 1310। 1309-10 में आक्रमण करता है। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव रहता है। प्रताप रुद्र देव रहता है। इसने खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लिया। ये भी क्या करता है, युद्ध के दौरान हार जाता है और खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और ये भी नियमित नजराना अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजते रहता है, यानी ये भी अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो जाता है। इस पे भी अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद देखिए द्वार समुद्र। उसके बाद क्या है? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र में कौन सा वंश? होयसल वंश। यहाँ आक्रमण 1309 में करता है। 1309 में करता है। 1309 में आक्रमण करता है। इसके पीछे क्या होता है कि ये वीर बल्लाल तृतीय जो है ना, वीर बल्लाल तृतीय मदुरा पे आक्रमण कर देता है। जब द्वार समुद्र पे मलिक काफूर आक्रमण करता है, उसी दौरान यहाँ मदुरा पे आक्रमण कर देता है। कौन? वीर बल्लाल तृतीय। यानी राजधानी में नहीं रहता है। राजधानी में नहीं रहता है। राजधानी में नहीं रहने के कारण मलिक काफूर को मौका मिल जाता है और यहाँ पे क्या करता है? आक्रमण कर देता है और इसके राजधानी पे अधिकार कर लेता है। समझे? अब देखिए, शासक वीर बल्लाल तृतीय था। इसने खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लिया। इसने भी खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लिया और बोला कि हम और अलाउद्दीन खिलजी बोला बदले में कि आप ये मदुरा विजय में हमको सहयोग कीजिए। ठीक है, तो बदले में और क्या करता है? मदुरा विजय पे आक्रमण करता है, उसमें सहयोग करता है। समझे? उसके बाद देखिए मदुरा में पांड्य वंश। मदुरा में क्या होता है कि यहाँ दो भाई रहते हैं। एक का नाम है वीर पांड्य, एक का नाम क्या है? वीर पांड्य, और दूसरा का नाम है क्या है? सुंदर पांड्य। ये दोनों के बीच में गद्दी को लेकर गद्दी पर अधिकार संबंधित आपस में संघर्ष चलते रहता है। मतलब कि गद्दी पे कौन बैठेगा, इस चक्कर में दोनों के बीच में क्या आपस में मतलब संघर्ष चलते रहता है। इसका फ़ायदा उठा के ये लोग आक्रमण कर देता है। मलिक काफूर आक्रमण कर देता है और दोनों भाई को पराजित कर देता है। यानी ये वाला भी क्षेत्र किसके अधीन हो गया? खिलजी के अधीन हो गया। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत का अंतिम आक्रमण 1313 में करता है। दक्षिण भारत पे अंतिम आक्रमण 1313 में करता है। किसके खिलाफ करता है? रामचंद्र देव के उत्तराधिकारी सिंघन देव। किसके खिलाफ? रामचंद्र देव के उत्तराधिकारी सिंघन देव के खिलाफ आक्रमण करता है। इस युद्ध में सिंघन देव भी क्या हो जाता है? बुरी तरह पराजित हो जाता है। यानी सारे जो दक्षिण भारत के राजा थे वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, इस युद्ध के बाद 1313 में जब आक्रमण करता है दक्षिण भारत में, तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को दक्षिण भारत में ही छोड़ देता है। इसलिए छोड़ता है कि दक्षिण भारत में शांति व्यवस्था बनी रहे, यानी कोई भी मतलब राजा अपने आप को स्वतंत्र न कर ले, अपने क्षेत्र को स्वतंत्र न कर ले। इसलिए मलिक काफूर को दक्षिण भारत में ही छोड़ देता है। पर मलिक काफूर ये 1315 में दिल्ली लौट जाता है। मलिक काफूर 1315 में दिल्ली लौट जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। इसमें से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है गुजरात विजय के समय शासक कौन था? कर्णदेव बघेला था। इसी अभियान के दौरान इसको मलिक काफूर को खरीदा था 1000 में। उसके बाद चित्तौड़ अभियान, उस टाइम शासक कौन था? राणा रतन सिंह। किस लिए? इसके पत्नी को प्राप्त करना चाहता था, पद्मिनी को, ये याद करना है। उसके बाद देखिए, इस चित्तौड़ का नाम बदल के खिरजाबाद रख दिया। उसके बाद यहाँ पे अपने पुत्र को नियुक्त कर दिया। देवगिरी का यादव वंश था, कौन सा शासक? रामचंद्र देव। बस ये याद करना है। इसमें क्या हो गया? वारंगल का काकतीय वंश, शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव। इसमें क्या हो गया? द्वार समुद्र में होयसल वंश, शासक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय। ये हो गया। उसके बाद मदुरा में शासक कौन था? वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। यानी शासक नहीं थे, शासक के लिए आपस में क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। यानी गद्दी प्राप्त करने के लिए ये लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे। फिर ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है इम्पोर्टेंट है। इसमें से इम्पोर्टेंट है यही, प्रथम आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में, ये हो गया। और इसमें ये सब नाम वगैरह है, इसको याद कर लेना है। इसके बाद इसके द्वारा जो सैन्य संचालन में जो काम किया जाता है और बाजार नियंत्रण प्रणाली वगैरह, ये सब महत्वपूर्ण कार्य है। यानी इसके द्वारा जो कार्य किया गया था वो सब महत्वपूर्ण है, तो वो सब भी हम लोग देखते हैं। खिलजी के महत्वपूर्ण कार्य, इसमें देखिए, इसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया और उसके जगह पे नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद आगे देखिए, इसने
घोड़े दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा चलाई। क्या किया इसने? घोड़े दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा चलाई। घोड़े दागने कहने का मतलब ये हो गया कि घोड़े पर मार्क कर दिया जाता था, घोड़े पर मोहर मार दिया जाता था, गर्म लोहा का मोहर मार दिया जाता था, जिससे घोड़ा पहचान में आ जाता था कि घोड़ा इतना नंबर का है, यानी ये घोड़ा कोई और सैनिक उसको दिखाकर पैसा नहीं ले ले, इस कारण से घोड़ा पे क्या कर दिया जाता था? मोहर मार दिया जाता था। और सैनिकों की हुलिया लिखा जाता था, सैनिकों की हुलिया लिखा जाता था। हुलिया कहने का मतलब उसका चेहरा का रंग रूप कैसा है, ये आकार कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, नाटा है, ये आकार लिखा जाता था। और कोई मार्क लिखा जाता था, जैसे कि कहीं पे ये दाग है, कहीं पे तिल्ली है, कहीं पे कटा फटा है, निशान है, ये सब लिखा जाता था ताकि सैनिक जो है आसानी से पहचान में आ जाए। उसके बाद देखिए, अपने क्षेत्र को प्रशासन के दृष्टिकोण से 11 प्रांतों में बांट दिया। अपना क्षेत्र को प्रशासन के दृष्टि से कितना प्रांत में? 11 प्रांत में बांट दिया। उसके बाद आगे देखिए, इसके मंत्री परिषद, इसके मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में देखिए दीवाने वजारत, दीवाने वजारत ये वजीर होता था, वजीर यानी मुख्यमंत्री होता था। कौन होता था? मुख्यमंत्री। उसके बाद दीवाने इंसा, दीवाने इंसा ये क्या होता था? शाही आदेश को पालन करवाने वाला होता था। शाही आदेश यानी जो राजा का आदेश होता था उसको पालन करवाने वाला एक तरह से क्या होता था? अधिकारी होता था। उसके बाद देखिए दीवाने आरिज, दीवाने आरिज सैन्य विभाग के मंत्री होता था, दीवाने आरिज सैन्य विभाग के मंत्री होता था। उसके बाद आगे देखिए दीवाने रसालत, दीवाने रसालत विदेश विभाग के मंत्री होता था। विदेश विभाग से संबंधित जितना मामला होता था वो दीवाने रसालत के माध्यम से देखा जाता था। उसके बाद आगे देखिए बाजार नियंत्रण अधिकारी, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो शुरू किया था उसमें कौन कौन सा अधिकारी था उसको देख लेते हैं हम लोग। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण रखता था। ये क्या करता था? बाजार पर नियंत्रण, जो बाजार था उस पर नियंत्रण रखता था। उसके बाद शाहना ए मंडी, शाहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक, बाजार का अधीक्षक। उसके बाद सराय अदल, क्या है? सराय अदल न्याय के अधिकारी, क्या था? न्याय के अधिकारी था। उसके बाद वरीद मंडी, क्या है? वरीद मंडी, वरीद मंडी का अधिकारी बाजार निरीक्षक, बाजार निरीक्षक, बाजार का निरीक्षक करता था। उसके बाद मुहियांश, मुहियांश यह गुप्तचर था, यह क्या था? गुप्तचर था। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे देखिए कुछ पॉइंट और देखिए। मलिक काफूर ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव से, प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और अलाउद्दीन को सौंप दिया। ठीक है, काफूर ने किसको सौंप दिया? अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। प्राप्त किससे किया था? प्रताप रुद्र देव से। कहाँ के शासक था ये? वारंगल के शासक था। उसके बाद आगे देखिए, इसने अपने शासन में धर्म और धार्मिक वर्गों का प्रवेश नहीं करने दिया। इसने अपने शासन तंत्र में धर्म और धार्मिक वर्गों को प्रवेश नहीं करने दिया। इसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली, इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। उसके बाद आगे देखिए, इसने शासन तंत्र में ना तो इस्लाम सिद्धांत और इस्लाम सिद्धांत का सहारा लिया और ना ही, यहाँ और हो जाएगा, और ना ही उलेमा वर्गों से सलाह लिया। समझे? यानी इसने ना तो इस्लाम धर्म के जो सिद्धांत था उसका सहारा लिया और ना ही उलेमा वर्ग से सलाह लिया। उसके बाद आगे देखिए, खुश में जो लूट का धन होता था, लूट का धन, उसमें क्या था कि 4/5 शासक रखता था, खिलजी रखता था और 1/5 भाग सैनिक में बांट देता था। लूटा हुआ धन का 4/5 भाग शासक के हो जाता था और 4/5 भाग शासक के हो जाता था और 1/5 भाग सैनिक आपस में बांट लेते थे। उसके बाद आगे देखिए, इसने 2 नए कर लगाया था। खिलजी ने 2 नया कर लगाया था, घरई कर और चरई कर, घरई कर और चरई कर। घरई मकान पे लगने वाला कर था, मकान कर था, होम टैक्स, और चरई कर जहाँ पे जानवर वगैरह चराया जाता था वहाँ पे टैक्स लगाया गया था, जिसका नाम क्या है? चरई कर। उसके बाद आगे देखिए, इसने पैदावार का 1/2 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। पैदावार का 1/2 भाग कर के रूप में क्या किया? निर्धारित किया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए,
इसने भूमि को नाप कर लगान वसूलना शुरू किया। इसने भूमि को नाप कर लगान वसूलना शुरू किया, समझ गए, नाप कर वसूलना शुरू किया। उसके बाद अगला देखिए, गुप्तचर विभाग के मुख्य अधिकारी, गुप्तचर विभाग के मुख्य अधिकारी को वरीदे मुमालिक बोला जाता था, वरीदे मुमालिक, वरीदे मुमालिक। उसके बाद आगे देखिए, इसके समय में खालसा भूमि, खालसा भूमि जो मतलब ये सुल्तान का भूमि बोला जाता है, अधिक विकसित किया। खालसा भूमि मतलब डायरेक्ट ये खिलजी के नियंत्रण में था, डायरेक्ट खिलजी के नियंत्रण में था खालसा भूमि। उसके बाद आगे देखिए, लगान वसूलने के लिए, लगान वसूलने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की, एक पृथक विभाग की स्थापना किया, जिसका नाम क्या था, दीवाने मुस्त खराज, दीवाने मुस्त खराज, क्या था, दीवाने मुस्त खराज। उसके बाद आगे देखिए, 5 जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। खिलजी का मृत्यु कब हो गया, 1316 में, 5 जनवरी 1316 में खिलजी का मृत्यु हो गया। बस इतना ही है। अब हम लोग देखेंगे तुगलक वंश, आगे देखेंगे हम लोग तुगलक वंश, और इसके बाद हम लोग देख लेंगे ऑब्जेक्टिव और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।